नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के शेयर मार्केट में यूट्यूब चैनल में। आज हम आर की श्रृंखला के अंतर्गत जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा आर 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आप जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 2, जिसमें ज्योग्राफी के संबंध में क्वेश्चंस है और कुछ करंट अफेयर्स की भी क्वेश्चन शामिल हैं, तो उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं। थोड़ा जूम कर लें, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी दूरी से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी दूरी से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमारा पहला है बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और शुक्र। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे इसमें जो हमारा बढ़ता हुआ क्रम बनेगा, तो पहले शुक्र पड़ेगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद में हमारा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि। यानी कि हमारा 4, 3, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 4, 3, 1 और 2 वाला। ओके, अगर हम बात करें सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, ग्रहों का जो क्रम है वो ऐसे बनेगा: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पेटी है, बेल्ट है, यानी कि उसको हम जो बोलते हैं उसे क्षुद्र ग्रह की बेल्ट भी बोलते हैं। आप इसको जरूर याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिण ध्रुव पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर। यानी कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हम 3 की तरफ पढ़ते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है और ये सूची 2 है। निहारिका परिकल्पना है, जो कि निहारिका परिकल्पना के एक तरफ प्रतिपादक है। निहारिका परिकल्पना के जो प्रतिपादक हैं वह हैं लाप्लास जी, और ग्रहाणु परिकल्पना के जो प्रतिपादक हैं वह है चेम्बरलेन तथा मार्टेन हैं, और द्वैतारक जो परिकल्पना है उसके जो प्रतिपादक हैं वह है H.L. रसेल तथा लिटी लिटन, और अंतर तारक धूर परिकल्पना के जो प्रतिपादक है वह है ऑटो स्मिथ, यानी कि दूसरा नंबर। यानी कि इस तरीके से हमारा जो कोड बनेगा वह बनेगा A का 3 B का 1, A का 3 B का 1 हमारा सी वाले ऑप्शन में है, A का 3 B का 1 C का 4 D का 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें कथन है और इसमें बताना है कौन से सही है। तो ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, ये बिल्कुल सही है। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि जीवाश्महीन नहीं होती, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा सही हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि बी में ही 1, 2 और 4 दिया हुआ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। यानी इसमें से जो 4 दिए हुए इनमें से कोई अलग समूह का होगा, बाकी के 3 एक अलग समूह के होंगे। तो जो वो बता रहा है जो सिर्फ अलग समूह का है, सिंगल वाला। ओके,
तो ऑप्शन ए नीस, ऑप्शन बी बालू का पत्थर, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी सेल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए नीस। यानी कि जो बालू का पत्थर हो गया, चूना पत्थर और सेल ये औषधि चट्टान है, जबकि नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान है। ओके, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी बताना है इनमें से। तो देखते हैं, जो किलिमंजारो है ये तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि इनएक्टिव ज्वालामुखी है, ना कि सक्रिय है। तो हमारा ये तो नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा, क्योंकि सही उत्तर का चयन करना। एटना, तो एटना तो सही है, और मोनालोवा भी सक्रिय ज्वालामुखी है, और क्लायू जो है ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर हम बात करें एटना कहाँ है, तो एटना इटली में है, सिसिली द्वीप पर, और मोनालोवा जो है हवाई द्वीप पर है अमेरिका में, और क्लायू जो है ये भी हवाई द्वीप पर है अमेरिका में है। ओके, यानी कि हमारा इसका सही आंसर बनेगा वह ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए, यानी क्या मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए भूकंप का प्रभाव, ऑप्शन बी भूकंप का मूल, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन डी भूकंप की दिशा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बनेगा वह है ऑप्शन नंबर सी भूकंप की तीव्रता। यानी कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने और मर्केली पैमाने पर नापा जाता है। ओके, और रिएक्टर पैमाने का आविष्कार जो है 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, 8 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों का के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए में है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। सेकंड में है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। ऑप्शन सी में है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। ऑप्शन डी में है अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। तो इसमें जो अवरोही क्रम में प्रस्तुत है वह है ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि सबसे पहले अफ्रीका आएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और फिर सबसे लास्ट में यूरोप। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए एशिया में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन डी यूरोप में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि जो प्रति व्यक्ति सर्वाधिक भूमि है वह ऑस्ट्रेलिया में है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में अन्न की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा भाग मरुस्थल है या फिर अर्धशुष्क भूमि है, और यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है ना वह है 2.8 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, यानी 10वां है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है, ठीक है, और अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो यूरोप है, और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो हमारा दक्षिण अमेरिका सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है, यानी कौन सी है। हिमालय पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी आल्प्स पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी रॉकीज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वत श्रेणी। ओके, यानी कि एंडीज पर्वत श्रेणी जो है अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और जो अगर बात करें कि इसका सर्वोच्च शिखर है वह एकांकागुआ है, और एंडीज जो है ना ये दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में इसका विस्तार है, जैसे कि कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम बात करेंगे तो चिली में इसका सर्वाधिक विस्तार है एंडीज पर्वत श्रेणी का। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए फ्रांस का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी इंग्लैंड का, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया का। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड का, यानी जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वह इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है ये यूरोप के मध्य में स्थित है,
और बाकी के जो अगर हम इसके हिस्सों की बात करें तो इसके हिस्सों में है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इसका सर्वाधिक विस्तार है। ओके, और इसके सर्वोच्च जो शिखर है इसका तो वह है माउंट ब्लांक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बताना है। एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ देश है। ओके, तो चलिए हम बताते हैं। यानी गोबी मरुस्थल है जो ये मंगोलिया में है, ये सही है। काराकोरम मरुस्थल यह तुर्कमेनिस्तान में, ये भी सही है। और गिब्सन है जो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। जो टकला मकान है ना, ये उज्बेकिस्तान में नहीं है। टकला मकान जो है इनके झिंजियांग प्रांत में है। ओके, आगे चलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है और ये कहाँ है, चाइना में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ घास के मैदान है। ओके, ऑप्शन ए में है केन्या, कंपोस। तो अगर कौन से जोड़ा सही बताना है तो केन्या जो है वो कंपोस है, तो जो कि ये गलत है, क्योंकि कंपोस जो घास के मैदान है वह ब्राज़ील की उच्च भूमि में पाए जाते हैं, यानी कि ये नहीं हो सकता। जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में ही पंपास के घास के मैदान पाए जाते हैं, तो हमारा ये सही है। और वेनेजुएला सवाना दिया है, तो ये सवाना ये गलत है, क्योंकि जो सवाना है ये केन्या और तंजानिया के बीच में पाए जाते हैं। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज दिया हुआ है इसके सामने, तो ये भी गलत है, क्योंकि स्टेपीज जो है वह यूरेशिया में पाए जाते हैं घास के मैदान। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी इथोपिया, ऑप्शन ए में है अल्जीरिया, मोरक्को, इथोपिया तथा केन्या। ऑप्शन बी में है लीबिया, सूडान तथा मिस्र। ऑप्शन सी में है सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। और ऑप्शन डी में है नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। और इसमें एक और शामिल है, वह है इरिट्रिया। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसका जो अगर बात करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो अगर बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाती है सीड, यानी कि सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ओके, आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में है घाना। घाना के सामने दी हुई है आक्रा, जो कि राजधानी है इसकी, ये सही है। और जो नामीबिया की राजधानी है ये दी हुई है इसमें विंडाहक, जो कि ये भी सही है। और युगांडा जो है, युगांडा अबुजा दी हुई है, जो कि अबुजा नहीं है। युगांडा की जो राजधानी है यह कंपाला है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। और जो अबुजा है ना, ये नाइजीरिया की राजधानी है। और जाम्बिया की राजधानी जो है वह लुकासा है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि वह सही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है बताना है। जो कि जैसे ऑप्शन है अल्जीरिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी नाइजर, ऑप्शन डी ट्यूनीसिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है जो सीमा नहीं लगती है वह है ऑप्शन नंबर सी, नाइजर से है। ओके, यानी कि अफ्रीकी देश भूमध्य रेखा की जिसकी सीमा नहीं लगती है वह नाइजर है। ओके, क्योंकि नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और जो भूमध्य रेखा से सीमा लगने वाले जो अफ्रीकी देश है उनमें है मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है और मिस्र है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी ग्रेट सॉल्ट झील जो है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। ओके, तो बताना इसमें। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह है आमूर, ऑप्शन बी लीना, ऑप्शन सी साल्विन, ऑप्शन डी ओब। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर बनेगा जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है वह है ऑप्शन नंबर सी, साल्विन। ओके, जो कि जबकि अमूर, लीना और ओम नदियाँ ये अब अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि साल्विन जो है यह नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है।
ओके फ्रेंड्स, और ये अंडमान सागर में आकर के समुद्र से मिल जाती है। कौन सी? साल्विन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। ऑप्शन ए बैकाल, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी सुपीरियर, ऑप्शन डी मिशिगन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सुपीरियर झील। यानी विश्व की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वह सुपीरियर झील है। ओके, और जो कि सुपीरियर झील जो कि कनाडा और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। और ये 5 झीलें हैं, महान 5 ग्रेट 5 लेक्स जिसे बोलते हैं, ग्रेट लेक्स बोलते हैं, उस झीलों में से एक है ये। ओके, और जो उन 5 झीलों की बात करें तो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, इरी है और ओंटारियो है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी ओजोन की परत, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर बनेगा वह है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यानी कि जो सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी जो रेडिएशन है ना, वह जीवन की सुरक्षा भी करता है, वह ट्रोपोस्फियर है और स्ट्रेटोस्फियर है। कैसे है कि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन को पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। ओके, यानी कि हमारी बी और सी सही है, ट्रोपोस्फियर नहीं है, ओजोन की परत और स्ट्रेटोस्फियर है। ओके, तो रक्षा करती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और जो स्ट्रेटोस्फियर है यानी समताप मंडल है, ये 15 से लेकर के पृथ्वी से लेकर के 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। ओके, और जो ओजोन है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है, इसका रंग नीला होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें सूची 1 है और सूची 2 एक तरफ है। जैसे विली विली, तो विली विली जो है ये कहाँ पर आता है? ये क्या है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो विली विली जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। और जो हरिकेन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं। और जो टाइफून है ये टाइफून आते हैं कहाँ? चाइना में। और जबकि बागियो ये फिलीपींस में आता है। यानी कि हमारा जो इसका सूची बनेगी वह बनेगी ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 बी और सी में है, यानी ए वाला नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। और सी का 1 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए का 2 बी का 4 सी का 1 और डी का 3। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ओके, जो सही सम्मिलित नहीं है अब उनको देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या क्या है। जैसे फॉन है ये आल्प्स पर्वत पर चलती है, तो ये तो सही है। जो फॉन है ये आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरने वाली शुष्क स्थानीय पवन का नाम है। आल्प्स पर्वत के आसपास जो बहती है। और जो सिमुम है तो यह अरब रेगिस्तान यानी अरब मरुस्थल के साथ में बहती है, ये भी सही है। और जो सांता आना है ये भी एक शुष्क पवन है। ये कहाँ बहती है? तो सांता आना जो है न्यूजीलैंड में नहीं बहती है, यानी कि ये गलत है, क्योंकि ये जो है सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में बहती है, वहाँ की शुष्क पवन है। और जो खमसिन है ये मिस्र से ही संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा, जो सम्मिलित नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए शुष्क प्रदेश, ऑप्शन बी अर्ध शुष्क प्रदेश, ऑप्शन सी उपाद्र प्रदेश, ऑप्शन सी डी आर्द्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर बनेगा वह है ऑप्शन नंबर ए शुष्क प्रदेश। यानी कि पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है, जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों में से अधिक है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में से कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी तृतीय। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीय स्थान है। यानी रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और जो बात करेंगे विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह चीन है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है।
6 नहीं 26 है। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर बनेगा वह है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ओके, यानी कि विश्व में जो लौह अयस्क का उत्पादन है वह सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसके बाद में ब्राज़ील सेकेंड नंबर पर है, और जो भारत का स्थान है वह है चौथे नंबर पर है। ओके, तीसरे नंबर पर चाइना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है, कौन सा है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी म्यांमार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक जो देश है वह इंडोनेशिया है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है कहाँ पर है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी कनाडा में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी ब्राज़ील में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार की बात करें तो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ओके, और अगर हम बात करें कजाकिस्तान इसमें ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर भंडार की बात करें तो वह ऑस्ट्रेलिया में है, और जो उत्पादक की बात करें तो वह कजाकिस्तान है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। बुशमैन का संबंध है। ओके, पहले तो बुशमैन बता दें कि बुशमैन एक आदिम जनजाति है। अब बताते हैं कहाँ से संबंधित है ये। तो ऑप्शन ए पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन, ऑप्शन डी सहारा मरुस्थल। तो बुशमैन का जो संबंध है ना वह है ऑप्शन नंबर बी कालाहारी से। ओके, कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है, और जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना नामीबिया आदि में विस्तारित हैं। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काला सागर में, ऑप्शन बी बाल्टिक सागर में, ऑप्शन सी उत्तरी सागर में, ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर में, यानी बलियारिक द्वीप समूह जो है पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन के तट पर स्थित है, और यह स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र भी है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं बताते देखते हैं। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि समूचा भारत उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण अक्षांश में भी इसका विस्तार है भारत का, इसलिए हमारा बी वाला गलत है। और तीसरा है भारत में 23 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक है, ये भी सही है। यानी हमारा जो सही नहीं है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? देखते हैं किन किन राज्यों से लगती है। अगर हम बात करें तो जो राज्यों से लगती है वह असम से लगती है, सिक्किम से लगती है, और झारखंड से भी लगती है, बिहार से भी लगती है, और उड़ीसा से भी लगती है। अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से? असम हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और उड़ीसा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, और हम बात करें कि पश्चिम बंगाल की जो है इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है, तो इसकी सीमा जो है 3 देशों से लगती है। कौन कौन से? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए में है लद्दाख व सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड व मिजोरम, ऑप्शन सी असम व सिक्किम, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, क्योंकि उत्तराखंड व मिजोरम की सीमाएं 2 देशों से लगती हैं। ओके, जैसे कि हम देखें कि कौन कौन से देश हैं, पहले तो हम देख लें उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो सीमा है जो 2 देशों से लगती है वह एक तो चीन है और दूसरा नेपाल है, और मिजोरम की जो सीमा है वो 2 देशों से लगती है, वह बांग्लादेश और म्यांमार है।
बाकी अगर हम लद्दाख की बात करें, ये 3 देशों से स्पर्श करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना को। ओके। और सिक्किम की जो सीमा है वह भी 3 देशों से लगती है, नेपाल, चाइना और भूटान से। ओके। तो और हमारी जो असम की है वो भी 2 देशों से लगती है, बांग्लादेश और भूटान से। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। हम 34 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में अनायाबुडी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी, ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में है। ऑप्शन डी, नर्मदा नदी का तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिप्त घाटियाँ मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, जो कि गलत है, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र इसका सबसे मतलब अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ना कि उत्तरी क्षेत्र। बाकी क्या, पश्चिमी घाट में अनायामुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये बिल्कुल सही है। और ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में है, ये भी सही है। और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियाँ पुरानी रिप्त घाटियाँ मानी जाती हैं, यह भी सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए, कंचनजंगा। ऑप्शन बी, नंदा देवी। ऑप्शन सी, नीलगिरी। ऑप्शन डी, गाडविन आस्टिन। तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, गाडविन आस्टिन। यानी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गाडविन आस्टिन है। ओके, इसको K2 भी कहते हैं, और ये काराकोरम श्रेणी है जो लद्दाख में वहाँ पर स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। और जो अगर हम बात करें कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो, वह कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य व नेपाल में अवस्थित है। ओके, और नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख। ऑप्शन बी, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, अंडमान निकोबार। ऑप्शन सी है लद्दाख, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़। ऑप्शन डी है चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लद्दाख। तो अगर हम इसको बढ़ते हुए क्रम में विस्तारित करना है, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो इसका जो बनेगा वह बनेगा सबसे पहले सबसे पहले चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर अंडमान निकोबार और सबसे लास्ट में लद्दाख। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन ए में है भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है कि कोई परिभाषा नहीं है, इन परिभाषित नहीं किया गया है। सेकेंड है कुल जनजाति संख्या का आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है। तो फ्रेंड्स, जो अगर इसका देखें तो यह गलत है, क्योंकि आधे से अधिक जो बोल रहा है यह गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में देश की कुल जनजाति संख्या का महज 11.90% है। ओके, ना कि आधे से अधिक है। इस प्रकार हमारा गलत हो गया। और तीसरा है जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है, ये बिल्कुल सही है। और टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है, निम्नलिखित में से है कौन सी है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बेतवा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी गोमती नदी। यानी कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है वह कौन सी है? गोमती नदी है। और जो इसका उद्गम क्षेत्र है वह है गोमंत ताल फुलहर झील में है। और ये कहाँ पड़ता है? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखते हैं। लोनार झील, तो जो सही सुमेलित है वो बताना है। जैसे कि लोनार झील है तो ये राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ओके, तो ये तो सही सुमेलित नहीं हुआ।
और जो नक्की झील है, नक्की झील गुजरात में नहीं है, यह राजस्थान में है नक्की झील। ओके, और जो सूरजकुंड है, जो सूरजकुंड झील है, ये उत्तराखंड में नहीं है, ये हरियाणा में है। ओके, इसलिए ये भी गलत हो गया। और हमीरसर झील है जो, ये गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि भारत में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दोनों में शीतकाल में वर्षा होती है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, यानी 41 नंबर का क्वेश्चन है। सूची दो से सम्मिलित करना है तथा कोड की सहायता से सही उत्तर देना है। ओके, एक तरफ जलाशय है और दूसरी तरफ राज्य है। देखते हैं कौन सा जलाशय किस राज्य में है। जैसे भद्रा जलाशय है, यह कर्नाटक राज्य में है। ओके, ये सही है। जो भवानी सागर है, यह तमिलनाडु में है। और गांधी सागर जो है, यह एमपी में है। और राणा प्रताप सागर जो है, यह राजस्थान में है। यानी कि क्या कोड बना, पहले का ए का 1 तो अगर हमारा ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, ए का 1 बी का 4, ए का 1 बी का 4, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए का 1 बी का 4, सी का 2 और डी का 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केरला में। यानी कि भारत में सर्वाधिक जो रबर का उत्पादन है वह केरला में किया जाता है। और इसका जो हिस्सा है राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यहाँ पर लगभग 75% का रबर का उत्पादन किया जाता है। ओके, और अगर हम केरला की बात करें तो केरला में कौन कौन से रबर उत्पादक ज़िले हैं, तो उनमें है एर्नाकुलम, कोयट्टम, कोझिकोड और कोल्लम। ओके, और तमिलनाडु जो है यह रबर उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। यानी कि 2020 और 21 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो भारत में सर्वाधिक मसालों का जो उत्पादन है ना वह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सेकंड नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर गुजरात है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, यानी कि हम 44 की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने। तो बताना है कौन से एक्साइज सम्मिलित है, एक तरफ क्रांतियाँ और दूसरे पर उनके संबंध में है। जैसे कि सुनहरी क्रांति, या सुनहरी क्रांति जो है ये उद्यान कृषि से संबंधित है, ये तो सही सुमेलित है। और जो लाल क्रांति है, तो लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, न कि प्याज उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति जो है यह प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित थी। ओके, और जो काली क्रांति है, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित थी। और अगर अन्य क्रांतियों की बात करें तो जैसे कि गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, और जबकि भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, जो कोयला उत्पादक राज्य हैं वह है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। ओके, यानी कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के अनुसार कोयला उत्पादन में जो राज्य थे वो छत्तीसगढ़ सबसे नंबर 1 पर है, सेकेंड नंबर पर उड़ीसा है, और तीसरे नंबर पर हम बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। निम्नलिखित राज्यों को उनके समुद्री सीमा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ओके, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो अगर हम इसके घटते हुए क्रम की बात करें तो इसमें जो घटता हुआ क्रम बनेगा उसमें आएगा सबसे पहले आंध्र प्रदेश,
फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी एंथ्रेसाइट, ऑप्शन डी लिग्नाइट। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर बनेगा वह है ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस, यानी गोंडवाना क्षेत्र में बिटुमिनस प्रकार के कोयले का भंडार सर्वाधिक है। ओके, आगे चलते हैं। और अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की अन्य बात करें तो भारत में अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है और देश के 90% से अधिक कोयले का भंडार एवं उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर बनेगा वह है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, यानी कि भारत में जो टिन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वह छत्तीसगढ़ है। ओके, और अगर हम देखें कि भारत में टिन के भंडार सीमित हैं, भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है और तथा टिन उत्पादन करने वाली सभी कंपनियां छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित हैं। ओके, और जो टिन अयस्क को है कैसिटराइट के नाम से जाना जाता है, टिन अयस्क को। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। तो 49 में हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे कोड दिए हुए हैं। ओके, और सूची 1 में है कोयला क्षेत्र और संबंधित राज्य सूची 2 में दिए हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से सही सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे कि सिंगरौली जो है ये सोनघाटी में है। ओके, और झरिया जो है ये झारखंड में है और जो सिंगरैनी है ये गोदावरी नदी घाटी में है और जो कोरबा है ये छत्तीसगढ़ में है। यानी कि हमारा जो कोड बनेगा ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में ही है। ए का 4 बी का 3, सी का 1, ए का 2, सॉरी डी का 2। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है कौन सा है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी कछारी मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कछारी मिट्टी, यानी कि कछारी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जो भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है और यह देश के लगभग 40% भाग पर पाई जाती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ओके, नीचे कोड दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर चयन करना है कि कौन कौन से सही होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसका जो लक्ष्य है, द्वितीय हरित क्रांति का जो लक्ष्य है, प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो जो कि फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था। तो फ्रेंड्स, यह गलत है क्योंकि जो प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर नहीं था, उनके साथ साथ भी था, इसलिए पहले तो गलत हो गया हमारा। और सेकंड है द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया, ये बिल्कुल सही है। और इसका लक्ष्य था द्वितीय हरित क्रांति का कि हरित क्रांति ने से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी सही था। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा कि कथन है, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। ओके, यह तो सही है, कथन हमारा सही है। कारण है भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, ये कारण हमारा गलत है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा होता है ना, तो इस वजह से नहीं होता है कि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इस वजह से होता है कि पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ओके, जो पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, यह गलत है। ओके,
क्योंकि पश्चिमी तट पर धान की अपेक्षाकृत धान कम पैदा किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ कि भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में संकीर्ण है। पूर्वी तट की नदियों में धान की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है। ओके, इसलिए नहीं कि पानी कम होता है या पानी ज़्यादा होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यानी इसका जो सही आंसर बनेगा वही ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय शाक बच्छी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। यानी भारतीय शाक बच्छी अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, और उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ओके, बताना है कौन सा सुमेलित है। जैसे ऑप्शन ए में है गार्डन रीच शिपयार्ड है, जो ये कहाँ है? ये कोलकाता में नहीं है, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। यानी कि ये तो गलत हो गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है वह कहाँ है? ये मुंबई में नहीं है, ये कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में है। और जो कोचीन शिपयार्ड है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ है? तो ये तो वहाँ पर है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। ओके, और जो मझगांव शिपयार्ड है वह गोवा में है, गोवा में नहीं है, ये केरला में है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही सुमेलित होगा यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला सही सुमेलित होगा, क्योंकि जो गार्डन रीच शिपयार्ड है ये कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। सॉरी, मैं पहले एक को गलत बता गया था, ये पश्चिम बंगाल में ही यानी कोलकाता में ही स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनने हैं। तो इसमें देखना सूची 1 और सूची 2 देखते हैं। जो सागौन है, तो सागौन जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य भारत में पाया जाता है। ओके, और देवदार जो है ये देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो सुंदरी है ये कहाँ पाया जाएगा? तो सुंदरी जो है ये कहाँ पाई जाएगी? तो ये सुंदरवन में पाई जाएगी। और सिनकोवा जो है हिमालय की तराई में पाया जाएगा। यानी कि जो सूची सम्मेलन बनेगा वह बनेगा ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का 2 बी का 4 सी का 3 और डी का 1। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है यानी कि 56 होगा। तो चलिए 56 देखते हैं। किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए खेजड़ी, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी को। ओके, यानी कि खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ओके, क्योंकि इसका जो बहुउद्देशीय उपयोग यह अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण इसको वरीयता दी जाती है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन। और जबकि देखा जाए जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है ना, इसको ना जंगल की आग कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए जोग, ऑप्शन बी शिव समुद्रम, ऑप्शन सी डुडुमा, ऑप्शन डी गोकाक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी डुडुमा। यह डुडुमा जो जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में नहीं है। तो ये कहाँ है? अगर बात करें तो डुडुमा जो है उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पर है? तो मचकुंड नदी पर है। ओके, और जबकि जोग, शिव समुद्रम और गोकाक जो है ये कर्नाटक में ही अवस्थित है। और अगर नदियों की बात करें तो जोग जो है शरावती नदी पर है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है और जो गोकाक है ये घाट प्रभा नदी पर है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। कथन है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। ओके, और नेक्स्ट है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। तो बताना कौन सा सही है। यानी कूट है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और सेकेंड है
बी है मतलब ए सही है परंतु आर गलत है, और सी है ए गलत है परंतु आर सही है, डी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए सही है, यानी भारत मूलतः मानसूनी देश है, यह सही है, जबकि कथन यानी जो कारण है ना ये गलत है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है, ये गलत है। ओके, क्योंकि यहाँ की जलवायु अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में अवस्थित नहीं है। इसका विस्तार जो भूमि का विस्तार है जो उत्तरी अक्षांशों के मध्य में है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है, हम वहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। जो युग्म सम्मिलित नहीं है जैसे कि नुमालीगढ़ यह असम में है, ये बिल्कुल सही है। जो बरौनी है ये बिहार में है, यह भी सही है। नागापट्टनम जो है ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। जबकि नूनना घाटी जो है, जो नून माटी जो है, ये जो है नून माटी कहाँ पर है, तो ये असम में है, ना कि गुजरात में। ओके, और ये सब क्या है, नुमालीगढ़, बरौनी और नागपट्टनम और नून माटी जो है ये तेल शोधन कारखाना है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है? देखते हैं किस स्थान पर स्थापित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए तालचेर, ऑप्शन बी कैगा, ऑप्शन सी हजीरा, ऑप्शन डी कोटा एवं थाल। तो इसका जो सही जो स्थापित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी कैगा में। ओके, यानी कि जो भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जो संयंत्र है ना, यह कहाँ पर मतलब भारी जल संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ये हजीरा गुजरात में है, बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, तालचेर उड़ीसा में है, थाल महाराष्ट्र में, तूतुकुड़िन तमिलनाडु में और मानगुरु जो है ये तेलंगाना में है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म का चयन कीजिए, यानी जो सम्मिलित नहीं है उसका चयन करना है। देखते हैं, जैसे कि विश्व ओजोन दिवस है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो सही हो गया। जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी सही हो गया। विश्व वानिकी दिवस है जो, यह गलत हो गया, क्योंकि विश्व वानिकी दिवस जो है यह 11 मई को मनाया जाता है, न कि 22 मार्च को। ओके, विश्व वानिकी दिवस जो है 22 वानिकी दिवस है जो वह 21 मार्च को मनाया जाता है, और जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये 11 जुलाई को ही मनाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही सम्मिलित नहीं है, इसीलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी उत्पादक। तो इसमें जो अजैविक घटक नहीं है ना वह है ऑप्शन नंबर डी उत्पादक नहीं है, अजैविक, यानी कि ये जैविक घटक है। ओके, और अजैविक घटक की बात करें तो ये अजैविक घटक है जो प्रकाश, मृदा और कार्बोहाइड्रेट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में है परियोजना और सूची 2 में है प्रारंभ होने का वर्ष है। देखते हैं, जैसे कि हाथी परियोजना जो है यह कब शुरू हुई थी, तो यह 1992 में शुरू हुई थी। ओके, और जो लाल पांडा परियोजना है यह शुरू हुई थी 1996 में, और बाघ परियोजना जो है ये 1973 में शुरू हुई थी, और हंगुल परियोजना 1970 में शुरू हुई थी। तो हमारा जो सही सम्मेलन का कोड बनेगा वह बनेगा ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सिर्फ सी में है तो हमारा सी ही हो जाएगा, और सी का 1 डी का 2, सी का 1 डी 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? ऑप्शन ए घुली हुई ऑक्सीजन, ऑप्शन बी घुली हुई फ्लोरीन, ऑप्शन सी घुली हुई मीथेन,
ऑप्शन डी घुली हुई कैल्शियम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए घुली हुई ऑक्सीजन की। यानी एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा की गणना की जाती है। जल प्रदूषण के कारण पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। 66 में देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी ऊर्जा ह्रास का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम, ऑप्शन डी ऊर्जा स्थानांतरण का 100% नियम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर बनेगा वह है ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। यह हम पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण का जो नियम है ना, उसे कहते हैं 10% का नियम कहते हैं। ओके, और इसको हम लोग लिंडमैन के नियम के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? ऑप्शन ए विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, ऑप्शन बी विकसित देश वर्ष 2010 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, ऑप्शन सी विकासशील देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, ऑप्शन डी विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में जो फैसला लिया गया था वह यह था कि विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ओके, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत संरक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी सफ़ेद पांडा, ऑप्शन सी हॉर्नबिल, ऑप्शन डी सफ़ेद बालू। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद पांडा। ओके, यानी कि WWF वन्यजीव का जो प्रतीक चिन्ह है वह सफ़ेद पांडा है, और यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओके, और विश्व वन्यजीव कोष का नामकरण जो है 1986 में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन ए नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश, ऑप्शन बी गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, ऑप्शन सी उन्हें मिलने वाले भोजन में कमी, ऑप्शन डी उनमें व्यापक दीर्घस्थायी तथा घातक रोग हुआ। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु एक प्रयुक्त एक औषधि है। यानी कि गिद्धों के जो अब नहीं दिखाई देते हैं उसके पीछे यही कारण है। यानी गिद्ध एक प्राकृतिक सफाई कर्मी पक्षी प्रजाति है जो मृत पशुओं के मांस का भक्षण करता है। ओके, और ये जो दवा है वह डिक्लोफेनेक नामक दवा है। ओके, जिसके कारण से इनकी किडनियाँ खराब हो जाती हैं गिद्धों की, इसलिए उनकी गिद्धों की जनसंख्या में लगातार गिरावट आई है 1990 के दशक के बाद से। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प है कौन सा है? ऑप्शन ए में है प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया DDT, ऑप्शन डी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट अमोनिया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी प्राथमिक प्रदूषक का जो सही विकल्प है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऑप्शन ए जनसंख्या पिरामिड, ऑप्शन बी बायोमास पिरामिड, ऑप्शन सी
ऊर्जा पिरामिड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा पिरामिड। यानी कि जो ऊर्जा पिरामिड है ये सदैव सीधा होता है। ओके, और जो संख्या पिरामिड है यह सीधा व उल्टा होता है। जैसे सीधा जो है घास के मैदान व तालाब में होता है, जबकि वनों में यह उल्टा हो जाता है। और जो बायोमास पिरामिड है यह जो सीधा होता है यह स्थलीय पाई तंत्र में होता है, जबकि जलीय पाई तंत्र में यही उल्टा हो जाता है। ओके, और जो ऊर्जा पिरामिड है ये सदैव सीधा होता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी यह अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी नागपुर महाराष्ट्र में। यानी नीरी जो है यह 1958 में नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से जारी घोषणा पत्र है। ऑप्शन ए रॉटरडम अभिसमय से का संबंध है जो वह देखते हैं। ऑप्शन ए रॉटरडम अभिसमय से, ऑप्शन बी स्टॉकहोम अभिसमय से, और ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन से, ऑप्शन डी रियो +20 सम्मेलन से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी रियो +20 सम्मेलन से। यानी फ्यूचर वी वांट शीर्षक से जारी जो घोषणा पत्र था यह रियो +20 शिखर सम्मेलन से संबंधित था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। तो बड़ा बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से डिवाइड कर देंगे सबको। यानी कि हम 3 से 41 का डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा 3 एकम 3, ये 1 बच जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 चौको लगभग 14 आएगा। और इसमें जो डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और ये बचेगा 2, तो 4 पंचे 20, लगभग 20 आएगा। तो ये इससे बड़ा हो गया। और इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा और 6 पंचे 30 होगा, यानी ये भी बड़ा हो जाएगा। और इससे करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 3 36, 12 चौको 48। सबसे बड़ा होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा इसी वाला है, यानी कि 75 है। अब ये बताना है किसके बराबर है। तो फ्रेंड्स इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना है कि ये जो लिखा है यह है 1 + 1/2। इसी तरीके से ये भी लिखा 11 + 11/2, और ये भी 111 + 1/2, और ये है 1111 + 1/2। तो इन सबको जोड़ देंगे, 1/2 को एक साथ जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और 111 1111 और 111 11 और 1, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1234, और 2 ये प्लस 1000, यानी कि हमारा हो जाएगा 1236, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है। यानी बोल रहा है कि x1 x2 तथा x3 का औसत 14 है। ठीक है, यानी कि टोटल जो है ये औसत इनका 14 है। जो टोटल बनेगा तो वह लगभग 42 बनेगा। x और h2 का योग का 2 गुना 30 है। यानी योग का 2 गुना 30 है तो आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना है तो x और h2 का योग कितना होगा, तो इसका आधा होगा। यानी कि x और h2 का x1 + x2 का जो योग है वह 15 हो गया। तो x3 का मान बताना है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो निकल आएगा। तो 42 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27। सिंपल तरीके से था। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है कि ₹425 को 4 पुरुषों 5 महिलाओं तथा 6 बच्चों में इतने अनुपात में डिवाइड करना है। तो एक पुरुष का हिस्सा बताना है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, अगर हम इसको देखेंगे तो 9 का गुणा 4 में करवाएंगे, 8 का 5 में करवाएंगे, और ये इसका करवा देंगे 6 का 4 में। तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 36 और 45 और 6 चौको 24, सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। ओके, यानी कि 100 बराबर इतना है। तो हमें बताना है एक पुरुष को बताना है। तो हम पहले 9 पुरुषों को निकालेंगे। 9 पुरुषों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 4 पुरुषों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 4 पुरुषों को निकालने के लिए तो हम करेंगे 425 का 425 गुणे 9 गुणे 4 यानी 36। ओके, और बटे में जो आएगा वह होगा 100 गुणे 4। तो ये 4 से तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा।
और फिर इसमें जो निकलेगा वह होगा सभी पोर्शन, चारों पोर्शन का निकल आएगा। फिर जो अगर हमें एक पुरुष का निकालना है तो ये 4 को हटा देंगे, इस 4 को हटाने के बाद में हम इतना कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक पुरुष का निकल आएगा। और जो इसको करेंगे तो हम 4 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 25 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारा लगभग आएगा 38.25। एक बार आप सॉल्व करिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 78 है। एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट पर तथा एक अप ट्रेन प्रत्येक 3 मिनट पर गुजरती है, तो 30 मिनट में कितनी ट्रेनें गुजरेंगे? तो देखेंगे तो डाउन ट्रेन है प्रति 2 मिनट में निकलती है, तो 30 मिनट में 15 निकल जाएंगे, और 3 मिनट में जो अप ट्रेन है वह 30 मिनट में कितने निकल जाएंगे? तो ये 10 निकल जाएंगे। तो 15 और 10 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, यानी टोटल 25 ट्रेनें गुजरेंगी यहाँ से। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। एक समबाहुभुज में जिसके प्रत्येक कोण 1560 का हो उसमें भुजाएं होंगी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और आप लोग हमें बताएंगे कि आपने कैसे सॉल्व किया। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। यदि परफेक्ट का कूट ये है तो इसी प्रकार ब्राउन का कूट कैसे लिखा जाएगा? तो हम देखेंगे कि P के बाद में R आया है, तो कैसे आया? तो इसमें P के बाद में +2 कर दिया तो R आ गया। E के बाद में G लाया है, E के बाद में G आया तो इसमें भी +2 को किया गया है। इसी तरीके से सब में देखेंगे तो +2 करके आ रहा है। तो इसी तरह इसमें भी करेंगे, B में +2 करेंगे तो D आएगा, तो हमारा A और C तो हट जाएगा, और R में अगर +2 करेंगे तो T आ जाएगा, यानी D और T ऑप्शन नंबर हमारा D सही हो जाएगा। हमारा सिर्फ इतने से ही सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। तो 81 देखते हैं कि 81 को उन्होंने कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। कि जिस प्रकार B देखते हैं, B और L के नीचे 12 है, D और G के नीचे 9 है, तो कैसे आएगा? तो देखेंगे तो B का मान तो 2 होता है और L का मान 12, तो 12 और 2 14, 14 में से 2 घटाया तो 9 आ गया, सॉरी 12 आ गया। और इसी तरीके से D का मान 4 और G का मान 7, और 7 और 4 11 हो गए, 11 में से 2 माइनस कर दिया तो 9 आ गया। और E का मान 5 और I का मान 9, तो 9 5 14, 14 में से 2 घटा दिया तो फिर 12 आ गया। इसी तरीके से हम लास्ट वाला भी निकालेंगे, यानी देखेंगे तो M का मान जो है वह 13 और O का मान 15, 13 और 15 जाकर के 28 हो गए, और 28 में से 2 को घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। इसी तरीके से Q का मान हमारा 17 और S का मान 19, तो 17 और 19 हो गए हमारे 36, 36 में 2 घटा करके हम लोग लाएंगे ऑप्शन नंबर B 34। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, रमेश कह रहा है गीता की ओर, रमेश ने गीता की तरफ इंगित करते हुए कहा, मैं उनकी माँ का इकलौता पुत्र हूँ, यानी मैं उनकी माँ का इकलौता पुत्र हूँ। किनकी माँ का? इसकी माँ का, गीता की माँ का इकलौता पुत्र हूँ, यानी गीता भाई हो गया। तो गीता का रमेश से क्या संबंध है? तो अगर हमें ये बताना है कि रमेश से क्या संबंध है, तो संबंध बुआ है। कैसे? गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का, मैं उनकी माँ के पुत्र का, यानी गीता के माँ का पुत्र तो गीता का भाई हुआ, और गीता के भाई का इकलौता बेटा है ना, तो रमेश है, इसलिए गीता रमेश की बुआ लगेगी। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित चार्ट में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि देखते हैं 2 + 1 3, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 4 यानी कि 12 हो गया, 8 4 12, और 12 5 17, 17 और 6 23, 23 और 7 क्या होगा? 30 होगा, 30 और 8 28 क्योंकि, इसलिए ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, इसका जो स्थान है वह ऑप्शन नंबर A 43 है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट को
इको पार्क को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए दिल्ली ने। ओके, यानी देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी देने वाला राज्य जो है वह दिल्ली है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है कि मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, और इसमें सही कथन बताना है, ठीक है। देखते हैं कि मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स जो कि यह गलत है, क्योंकि मनरेगा के लिए जो लोकपाल ऐप है उसे पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर का एक कदम है जो लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। तो यह सही है, यानी हमारा जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। हाल ही में जल शक्ति अभियान यानी कि कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसने किया था? अगर हम इसकी बात करें तो इसको किया था ऑप्शन नंबर सी में रामनाथ कोविंद जी ने। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी वो बनी है माधवी पुरी बुच। ओके, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है। ओके, आगे चलते हैं, और जो अगर सेबी को देखें तो सेबी एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे चलते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो यह है कोविफेंज है। ये दुनिया की पहली वैक्सीन है जो प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है कि किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल वर्ग का खिताब जीता है? तो ये जो जीता था वह थे राफेल नडाल थे। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसको नियुक्त किया गया था वह थे जैनुल कमाल अहमद जी थे, उनको नियुक्त किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है। डीआरडीओ के साथ मिलकर किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह है आईआईटी दिल्ली ने, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ओके, तो देखते हैं इसके संबंध में कौन कौन से कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विज्ञान पूज्यते कार्यक्रम। ठीक है, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है यह हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट है, छात्रों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य तो सही है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना भी है, यह भी सही है, यानी हमारा 2 और 3 दोनों सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स यह उद्घाटन किया था उस समय, यह 1 मार्च 2022 को किया था। ये कहाँ किया गया था? तो राष्ट्रपति भवन ने दिल्ली में किया था। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका जो था वह था ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो यह स्थान था ऑप्शन नंबर सी, 120वें स्थान पर था। आगे चलते हैं, 97 है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NACC की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने थे सुनील अरोड़ा जी। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। महिला और विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ पर
निम्हांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह किया था ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु से। ओके, आगे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दक्षिण एशिया के लिए अपना क्षेत्रीय कार्यक्रम और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो यह जो स्थापित करेगा वह नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा विशेष पहल, संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई? तो ये जो शुरुआत की गई थी स्वावलंबन की, वह की गई थी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि MSME मंत्रालय के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, विश्व और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? तो यह जो किया गया था वह था ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के मध्य में, भारत और श्रीलंका के मध्य में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था और बताना है कौन से सही है। ओके, देखते हैं। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो है यह कहाँ किया गया था? तो ये कोलंबो श्रीलंका में नहीं किया गया था, जो कि यह किया गया था कहाँ पर? ढाका में। ओके, बांग्लादेश में किया गया था, ना कि कोलंबो श्रीलंका में। और भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपी मोनी और बांग्लादेश के में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने किया था। तो ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है, भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा या किया जा चुका है अब, क्योंकि अब इस समय अक्टूबर चल रहा है। तो इसका जो सही आंसर था उस समय था ऑप्शन नंबर डी, यानी बोधगया में। अगला है क्वेश्चन नंबर 104 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 23% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये किया था त्रिपुरा ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स यह किया गया था नैरोबी, केन्या में, ऑप्शन नंबर बी में, बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जिसको सम्मानित किया गया था वह थी भूमिका श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है, कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? तो यह था ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह जो शुरू किया गया था यह था ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय ने। ओके, अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वरोजगार प्रशिक्षण यानी कि RICTI की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई थी यह थी ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? तो इसको जो किया था वह था यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, किस दशक से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर घटने की प्रवृत्ति दिखाई देती है? तो जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वह 1971 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिए गए राज्यों में किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? तो अगर देखा जाए कि किसका लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है तो वह है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह 972 है और उत्तराखंड का लिंगानुपात यह 963 है और मणिपुर का जो लिंगानुपात है वह 992 है और अरुणाचल प्रदेश का 938 है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जो लिंगानुपात था वह है 943 और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरला है 1084 और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह हरियाणा है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 113 है कि 2011 की
अंतिम जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति पाई जाती है, यानी कहाँ पाई जाती है, तो यह मिजोरम में ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही है। और बाकी का इसमें जो और दिए हुए हैं, इस अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, यहाँ पर अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। ओके। और जो बात करें सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वह उत्तर प्रदेश में है, और न्यूनतम जो अनुसूचित जाति है वह है मिजोरम में है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है। हम 114 की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, जनगणना 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 4.1% दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो सही बताना है। और ऑप्शन बी है कि 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में 77% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। ऑप्शन डी में है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। ओके, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वह 67.7% है, जबकि आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर है जो वो 67% है। ओके, और जो वृद्धि की बात करें कि 2001 में एक की तुलना में 2011 में जो जनसंख्या घनत्व में जो वृद्धि हुई है वो 57% की हुई है, न कि 77% की। ओके, और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का, जितनी भी जनसंख्या थी उसका कुल जनसंख्या का 2.1% दिव्यांग व्यक्ति हैं। ओके, और 2011 की जनगणना रिपोर्ट में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य था वह था दादरा नगर हवेली था 10 की वृद्धि वाला। ओके, और जबकि न्यूनतम वाला था वह था नागालैंड है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है? उड़ीसा, असम, केरला और झारखंड। तो इसमें जो सही बनेगा वह है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में अन्य से अधिक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है। तो ये तो सही है, क्योंकि सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज ही है। ओके, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वह 918 नहीं है, 918 नहीं है। यह भी सही है, क्योंकि 918 नहीं है बल्कि ये 912 है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में 14% की वृद्धि हुई है। यह भी सही है। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 24.3 है, जो कि ये गलत है, क्योंकि 24.3 नहीं है, यह है 22.3 है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, कौन सा है? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर एवं बदायूं। तो हम देखें तो सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वह है गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक साक्षरता है, और जबकि श्रावस्ती में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो कौन थे? तो ऑप्शन ए, डाल्विन, ऑप्शन बी, माल्थस, ऑप्शन सी, एडविन केनन, ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, एडविन केनन, यानी अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे यह। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 119 है कि निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? तो इसकी जो बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। ओके, प्रतिशत की बात कर रहा है तो वह गोवा में अधिक है। गोवा में कितना है? 62% है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है, कौन सा है? ऑप्शन ए, लक्षद्वीप, ऑप्शन बी, चंडीगढ़, ऑप्शन सी, दिल्ली, ऑप्शन डी, दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली। तो इसका जो सही आंसर है
वह ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप में न्यूनतम जनसंख्या वाला नगरीय जनसंख्या है यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, यानी कि 121 नंबर का है। तो 121 नंबर बताना है, कथनों पर विचार करना और सत्य कथन बताना है। देखते हैं कौन कौन से सत्य हो सकते हैं, जैसे कि बाराबंकी, बदायूं, रामपुर जनपदों में मेंथा तेल उद्योग स्थापित है। ये बिल्कुल सही है। बाराबंकी में मेंथा तेल की शुद्धता की जांच हेतु फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो कथन है यह गलत है, क्योंकि बाराबंकी में नहीं है, यह है कन्नौज में। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित घरानों में से कौन सा एक सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। तो जो विशेष तौर पर जाना जाता है, ऑप्शन ए में है शाहजहाँपुर घराना, ऑप्शन बी अजराड़ा घराना, ऑप्शन सी इटावा घराना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है इटावा घराना। यानी कि जो इटावा घराना है सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है, और इसको गौरीपुर घराना भी कहते हैं। और जो सितार वादक थे वह थे इनायत खां, विलायत खां, इमदाद खां, ध्रुव तारा जोशी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है, रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन ए बरेली में, ऑप्शन बी शाहजहाँपुर में, ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन डी ललितपुर में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँपुर में। यानी कि जो रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना है वह शाहजहाँपुर में की गई है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है, किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश है। ओके, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वह टोटल तो 8 हैं वैसे तो, और अगर हम 8 की बात कर लें तो हमारा जो नहीं है वो निकल आएगा। यानी कि देखें तो जो 8 है उनमें से ऐसा है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यानी राजस्थान तो है इसमें, और मध्य प्रदेश भी है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, और बिहार, उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो यानी कि हमारा इसमें पंजाब नहीं होगा। यानी हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी डी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है कि बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है। ऑप्शन ए मोनिया नृत्य, ऑप्शन बी देवी नृत्य, ऑप्शन सी ख्याल नृत्य, ऑप्शन डी राई नृत्य। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ख्याल नृत्य। यानी बुंदेलखंड के ख्याल नृत्य को एक पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। निम्न उत्तर प्रदेश के, और इसमें सही बताना है, ठीक है। तो ये बताना, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में वर्ष 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई। ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। यह भी बिल्कुल सही है। यानी हमारा जो सही है ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी नोएडा में, ऑप्शन डी बरेली में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी नोएडा में। ओके, यानी वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है, निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ पशु चिकित्सीय पॉलीक्लिनिक स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है अगर देखें तो यह गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी और सफाई, ये चारों जगहों पर किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। और इसके अलावा और कहाँ पर किया गया है तो लखनऊ में भी है, बड़ौत में भी है और बादलपुर में भी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमारे उत्तर प्रदेश को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि 20 प्रदेशों में नहीं किया गया है, बल्कि 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 9 है। तो यह गलत है, क्योंकि कुल पारिस्थितिकी क्षेत्रों की जो संख्या है ना, वह 20 है, ना कि 9 है। ये उल्टा लिखा हुआ है। ओके, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2, यानी कि दोनों ही गलत है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 131 है। उत्तर प्रदेश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कथन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2020 तक पूरा करना था। तो फ्रेंड्स यह गलत है। नेक्स्ट है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपए प्रति वर्ष चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये गलत है, ये 7 लाख नहीं है, ये 5 लाख रुपए है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो हमारा डी सही हो जाएगा, यानी कि ये दोनों गलत है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है। 1911 में लखनऊ में स्थापित कला एवं शिल्प महाविद्यालय किस प्राचार्य को महाविद्यालय का सूर्य कहा गया है? तो ऑप्शन ए नेथोलियन हर्ड को, ऑप्शन बी असित कुमार हलदार को, ऑप्शन सी सुधीर रंजन खस्तगीर को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सुधीर रंजन खस्तगीर को। ओके, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है। वंदे भारत योजना का संबंध है किससे है? तो अगर हम डायरेक्टली बात करें कि इसको वंदे भारत योजना का जो संबंध है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से संबंधित है वंदे भारत योजना का संबंध। आगे है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1972 में हुई थी। नेक्स्ट संस्थान है, सूची 1 है और सूची 2 है, दोनों को सम्मिलित करना है। सूची 1 में संस्थान है और सूची 2 में अवस्थिति है। ओके, और आगे हमारे कोड दिए हुए होंगे। तो हम देखते हैं, भारतेंदु नाट्य अकादमी है जो, ये कहाँ पर है? जो लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी जो है ये प्रयागराज में है। और भारतीय राष्ट्रीय लोक जो कला परिषद है यह है वाराणसी में है। और जो कारपेट इको लैब है ये भदोही में है। यानी कि हमारा जो साइड कोड बनेगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, ए का 2, देखते हैं इसमें कौन कौन सा है, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, कौन सा है? तो जो उत्पादक जिला है ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी बाराबंकी, ऑप्शन डी शाहजहाँपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी बाराबंकी। यानी उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है वह बाराबंकी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो यह कब हुई थी अगर देखें तो ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1960। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 1952 में हुई थी। और कहाँ हुई थी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है। उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों की नवीनतम संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो नवीनतम संख्या है वह मंडल है 18 है। और ज़िले कितने हैं? तो वह 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है। उत्तर प्रदेश NRI अप्रवासी भारतीय विभाग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए जुलाई 2014, ऑप्शन बी जुलाई 2015, ऑप्शन सी जुलाई 2026 और ऑप्शन डी जुलाई 2020। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए जुलाई 2014 में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है। बटेश्वर नामक संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बटेश्वर यमुना के तट पर स्थित मंदिरों का एक शहर है।
ओके, तो देखते हैं अगला है जिसमें बता रहा है कौन कौन से सत्य हैं। और नेक्स्ट है बटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और बटेश्वर 22वें जैन तीर्थंकर नेमीचंद का जन्म स्थान है। तो जो सत्य है वो हमारा पहला भी सही है, यमुना के तट पर स्थित है। और बटेश्वर वार्षिक पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और बटेश्वर जो है 22वें जैन तीर्थंकर नेमीचंद का जन्म स्थान भी है। और ये जो बटेश्वर है ये कहाँ है, तो ये आगरा में है। आगरा से 70 किलोमीटर की महज दूरी पर है, वहाँ पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी तरीके से बाकी के सभी क्वेश्चन पेपर सेट जो भी प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, हमने ध्येय IAS के ऑलरेडी सीरीज चला रखी है। इसके आगे आने वाली सीरीज में हम GS वर्ल्ड के देख रहे हैं। इसके अलावा जो और भी कुछ हमें टेस्ट पेपर मिलेंगे तो हम उनको भी सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ में। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे पहली वाले वीडियोज़ भी नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उनकी सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग, तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी फ्रेंड्स कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिल सके, लाभ हो सके। और हाँ फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा भी एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ चलो लोग देख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आप करेंगे तो भी हम वीडियो तो पूरी कंप्लीट करेंगे ही करेंगे सीरीज़ को, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है तो एक भरोसा होता है, बिल्डअप है जो कि हाँ ठीक है हमने स्टार्ट किया और हम करेंगे। अपने भरोसे को हम जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि चलो ठीक है आज नहीं आ पाई सीरीज किसी कारण से, कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट नहीं चला, या कभी ऐसा होता है कि बीमार हैं या हमें समय नहीं मिल पाया है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हमने किया लेकिन उसको अपलोड करते समय अपलोड नहीं हो पाई या कुछ टेक्निकल एरर आ गई तो उस दिन सीरीज़ नहीं आती है। बाकी की हम डेली की कोशिश करेंगे कि डेली एक क्वेश्चन पेपर हम डेली सुबह 10 बजे के आसपास तक अपलोड कर दें। डेली 10 बजे का ही टाइमिंग रखते हैं कि 10 बजे अपलोड कर दें, ताकि आप लोग सुबह उठ करके आराम से 10 बजे से लेकर के आगे आप देख सकें अपनी सहूलियत के हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लोगों तक, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। ओके, बाकी वही फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।